स्लो ग्रोइंग अल्सर है, पर्ली अल्सरेटेड लीजन है, और उसके रोल्ड एजेस हैं, और उसमें टेलेनोजेक्टेसिया है, तो ये आपका बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। पर स्लो ग्रोइंग पर्ली अल्सरेटेड लीजन, पर्ल, उसके बाद रोल्ड बॉर्डर है उसके एजेस उसके और उसमें टेलेनोजेक्टेसिया, तो ये आपका बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। और ये नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप है, और इसमें आपको अल्सरेटेड रोल बॉर्डर और टेलेंजेक्ट्री वही बातें लिखी हुई हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है आपका सन एक्सपोजर और फेयर स्किन। एक तो स्किन बड़ी गोरों की तरह सफेद है, दूसरा उसको एक्सपोजर हो रहा है किसका, सन का, और वो बीच पे बैठे हुए हैं, स्किन फेयर है और बीच पे वो बैठे हैं, तो इसलिए इसलिए अमेरिका में इन लोगों को स्किन कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन अमेरिका। रेडिएशन एक्सपोजर या इम्यूनोसप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेयर स्किन होना, और फिर सन एक्सपोज होना, और रेडिएशन का एक्सपोज होना। और इसमें इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस है बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, वो देख के पता चल जाता है। डर्मोस्कोपी, उसके बाद आप डर्मोस्कोपी करते हैं जिससे आप कैमरे से और मिरर से देखते हैं उसको। और स्किन, उसके बाद स्किन बायोप्सी लेते हैं टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। स्किन बायोप्सी, अब स्किन बायोप्सी में तीन तरह की बायोप्सी आप कर सकते हैं: शेव बायोप्सी, पंच बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी। शेव का मतलब है आप थोड़ा सा ऊपर से, शेव नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर से मांस उतार लें, शेव से जरा रगड़ के कर लें, तो रगड़ का मतलब है सख्त से कर लें तो आपकी स्किन भी उतर जाती है, तो ये शेव बायोप्सी है। और पंच बायोप्सी, आप पंच टुकड़ा ले लें थोड़ा सा उस लियन का। एक्सिजनल बायोप्सी, पूरा ही उसको, पूरा का पूरा लियन ही निकाल लें। तो ये आप तीन तरह की बिopसी कर सकते हैं फॉर हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन। तो आपने इसमें डायग्नोसिस तो क्लिनिकल है, उस पर आप डर्मोस्कोपी मिरर से देखते हैं और डर्मोस्कोप से देखते हैं, और फिर स्किन बायोप्सी में शेव बायोप्सी शेव कर लेते हैं, पंच थोड़ा सा निकाल लेते हैं टुकड़ा, एक्सजन पूरा ही पूरा वो लीजन को निकाल लेते हैं। तो ये उसकी थ्री टाइप्स हैं। ट्रीटमेंट आउटलाइन, तो ट्रीटमेंट आपको पता है, जो जो लास्ट एग्जाम में आई थी भाई, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट एग्जाम में आया था बेसल सेल कार्सिनोमा, तो फिर इसको सही तरह कर लें। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट, आप मलिग्नेंट है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट पहले आएगा। वाइड लोकल एक्सcision विद क्लियर मार्जिन, तो वाइड लोकल एक्सcision ये आप कर सकते हैं, वाइड लोकल एक्सcision विद, उसको रिमूव करें, मार्जिन को भी रिमूव कर दें। फिर अगर तो वो सेंसिटिव, कॉस्मेटिकली सेंसिटिव एरिया पे है, आपके फेस पे है या हाई रिस्क एरियाज पे है, तो वहां आप मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी करते हैं। ये मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी, मेरी माई प्रोनाउंसिएशन जैसे भी है, मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी करते हैं अगर आपके फेस पे हो या सेंसिटिव एरिया पे हो। नहीं तो आप अगर कॉस्मेटिकली आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर आप लोकल वाइड लोकल एक्सcision विद क्लियर मार्जिन से उसको पूरे के पूरे लीजन को रिमूव कर देंगे। अगर आपके फेस पे, और आप समझते हैं कि इस फेस पे करने से मुझे मेरी शेप में चेंज आएगा, तो उसे आप फिर एक ये प्रोसीजर होता है जो कि कॉस्मेटिकली उसे खूबसूरती को इतना खराब नहीं करता, वो मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी आप करते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा थोड़ा आप रिमूव करते हैं कि उसकी डिम्पल ना पड़ जाए उसकी फेस पे। इसके बाद नॉन सर्जिकल ऑप्शन क्या है, अगर ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन में ये है, आप क्रायोथेरेपी कर सकते हैं सुपरफिशियल के लिए। टॉपिकल थेरेपी में आप 5-fluorouracil दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में अगर रिकरेंट केस है तो आप रेडिएशन थेरेपी यूज कर सकते हैं। तो क्रायोथेरेपी एक ठंडी सी चीज को, क्रायोथेरेपी में बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है, और इतना टेम्परेचर होता है, इतना वो माइनस टेम्परेचर होता है कि जब वो लगाते हैं आपकी स्किन पे तो वो उसको डेड कर देता है उस टिश्यू को, तो इसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। टॉपिकल में 5-fluorouracil दे सकते हैं आप। और अगर रिकरेंट केस है तो फिर आप रेडिएशन थेरेपी में वो कर सकते हैं जब रिकरेंट केस है। तो पहली बात रिमूव कर दें, अगर फेस पे है तो मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी कर दें। अगर सर्जिकल ऑप्शन, इसके अलावा जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है उसमें क्या है, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में आप ठंडी माइनस टेम्परेचर वाली किसी चीज से उसको वो करते हैं, क्या नाम है, उसको डेड कर देते हैं टिश्यू को। टॉपिकल थेरेपी में आप 5-fluorouracil याद रखें। और रेडिएशन थेरेपी में रिकरेंट केस में आप रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं। और प्रिवेंशन में आपने सन प्रोटेक्शन, ये जितने भी स्किन कैंसर है इसमें इसमें स्किन प्रोटेक्शन करनी है, सन स्क्रीन यूज करनी है आपने।
और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। तो ये जो आपका ये है क्या, जिसे हम कहते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा। अ 50-year-old male presents with slowly enlarging non-healing lesion on his nose for 6 months. Lesion occasionally bleed and has pearly appearance. Pearl बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, pearly appearance with rolled edges, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजिबल टेलेंजेक्टेसिया, रोल्ड एजेस हैं, पर्ली अपीयरेंस है, विजिबल टेलेंजेक्टेसिया है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर और रिस्क भी बता दिया उसने। तो आपने क्या डायग्नोसिस बनाना है तो आपको पता ही है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो है, पर्ली अपीयरेंस वगैरह, रोल एजेस, टेलेंजेक्टेसिया, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सन एक्सपोजर इसका रिस्क फैक्टर है। क्लिनिकल और डेर्मोस्कोप, क्लिनिकल डायग्नोसिस या डेर्मोस्कोपी इसमें करते हैं। स्किन बायोप्सी में शेप, पंच और एक्सटर्नल बायोप्सी है। ट्रीटमेंट में लोकल वाइड लोकल एक्सcision है, और फेस पे हो तो आपने बोथ माइक्रो सर्जरी करनी है। और नॉन सर्जिकल ऑप्शन में क्रायोथेरेपी है, मोहम्मद बाजाजो, और टॉपिकल थेरेपी में 5-fluorouracil है। मैं रिमूव करूंगा आपको, फिर आप अच्छा। तो उसके बाद सन प्रोटेक्शन आपने हर एक स्किन कैंसर में कहना है। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? इसमें स्केल बने हुए हैं, स्किन एक अल्सर है, क्रोनिक अल्सर है स्किन पे। ठीक है, उसमें अल्सरेशन होती रहती है, और उस अल्सर के ऊपर ये स्केली प्लेक भी बने हुए हैं। Cauliflower like squamous cell carcinoma, जबरदस्त। Squamous cell carcinoma present with the ulcerated scaly lesion, scaly lesion। देखें, मेलानोमा जो था वो कोई वो जो था वो प्लेक बना हुआ था, उसकी कलर चेंज हो तो मेलानोमा है। फिर बेसल सेल कार्सिनोमा में पर्ली था, उसमें कोई स्केली चीजें नहीं थी। इसमें ये जो है, ये अल्सरेटेड होता है और स्केली लीजन होते हैं, और इंड्यूरेटेड एजेस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये जितने भी स्किन कैंसर हैं, मोस्ट कॉमन कॉज सन एक्सपोजर है, और फेयर स्किन है, और इम्यूनो सप्रेशन वगैरह। एक्टिनो केराटोसिस का प्रीकर्सर लीजन है। क्लिनिकल फीचर में आपने याद रखना है, स्केली प्लेक, अल्सर, नोड्यूल, रेज एजेस, ब्लीडिंग, सन एक्सपोज एरिया पे होते हैं आमतौर पे। स्किन बायोप्सी, इसमें भी आपने जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसका डर्मोस्कोपी आप करते हैं और स्किन बायोप्सी करते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। और अगर आप समझें कि ये मेटास्टाइज कर चुका है तो आप फिर सीटी और एमआरआई की तरफ जाते हैं। अब जो ट्रीटमेंट है वो सेम वही है जिस तरह कि आपने बेसल सेल कार्सिनोमा में किया था। वाइड लोकल एक्सcision, अगर वो फेस पे है तो आपने मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी करनी है। और टॉपिकल में आपका 5-fluorouracil है, और रेडिएशन थेरेपी फॉर रिकरेंट केसेस हैं। तो जो प्रिवेंशन है वो आपने सन प्रोटेक्शन, और तो ये आपने वही चीज़ें जो बेसल सेल कार्सिनोमा में थी वही थी, तो वही है तकरीबन। क्या कुछ वही वही कुछ है? ये है कि इसका जो वो होता है, मोस्ट कॉमन कॉज सन एक्सपोजर होता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर। और क्या इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है और डर्मोस्कोपी आप करते हैं, और स्किन बायोप्सी इसका जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। और ट्रीटमेंट तो सेम का सेम वही है कि वाइड लोकल एक्सcision, फेस पे हो तो मोस्ट ग्राफिक सर्जरी, और नॉन सर्जिकल में 5-fluorouracil और रेडिएशन थेरेपी, और फिर प्रिवेंशन में सन प्रोटेक्शन। तो ये वही कुछ है। और लेकिन इसका जो लियन होता है वो, और मार्जुलिन अल्सर भी इसकी एक काज है। मार्जुलिन अल्सर क्रोनिक अल्सर होते हैं जो हील नहीं हो रहे होते, वो भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो जाते हैं। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अ 70-year-old मेल presents with slowly growing scaly ulcerated lesion on his forearm of his 6 month, 6 महीने से उसको अल्सर है, इसमें क्रोनिक अल्सर है, और ये रेज्ड है, इंड्यूरेटेड एजेस है,
और ओकेजनली ब्लीड भी करता है, और इसमें स्केली, तो जब लफ्ज स्केली आ जाए तो आपने उसकी तरफ जाना है। मार्जुलिन अल्सर, कुछ अल्सर होते हैं वो हील नहीं होते हो, और वो क्रोनिक अल्सर होते हैं, और वो चेंज हो जाते हैं आपके, जिनमें बार बार ट्रॉमा होता रहता है, हील होने नहीं पाता, फिर ट्रॉमा हो जाता है, फिर हील होने के बाद फिर ट्रॉमा हो जाता है, क्रोनिक अल्सर बन जाते हैं, और वो भी इसमें मार्जुलिन अल्सर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो जाते हैं, और वो भी आपकी मोस्ट कॉमन कॉज में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे जाएं। ओहो, कितना खूबसूरत बच्चा है, लेकिन उसको ये, वो मैंने कहा था ना, क्रस्ट, आपकी नोज से जो नोजी होती है वो जब हार्फा में होती है, उसे क्रस्ट कहते हैं। तो इसकी जो ऊजिंग हुई और ये क्रस्ट बन गए उसमें, तो ये क्रस्टी गोल्डन कलर के क्रस्ट बने होते हैं इम्पेटिको। तो इम्पेटिको जो होता है वो हनी कलर्ड क्रस्ट बने होते हैं ऑन अरिथमेटस स्किन। अरिथमेटस स्किन पे जो रेडिश स्किन होती है, इसमें रेड स्किन है, इस पे हनी कलर क्रस्ट बने हुए हैं रेड स्किन के ऊपर, तो इसे एम्पेटिको कहते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सुरख, स्टेफिलो सुरख, सुरख स्किन पे हनी कलर के क्रस्ट बने हुए हैं। तो यह, और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन ग्रुप है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ये इसकी सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन आपने पहली याद रखनी है सुरख से। स्टेफिलोकोकस ओरियस की मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन हनी कलर क्रस्ट होते हैं, और ये हाईली कंटेजियस होते हैं। अगर आप ये बच्चे किसी और से वो कांटेक्ट करेगा तो उसको भी हो जाएगी, हाईली कंटेजियस होते हैं। स्टेफिलोकोकस ओरियस इसकी कॉज है। क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसकी विनस देख के, और बैक्टीरियल, बैक्टीरियल बस क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है। अगर ये ठीक ना हो रहे हो तो फिर आप बैक्टीरियल कल्चर भी करवा लेते हैं। तो जो आपका ट्रीटमेंट है, माइल्ड टॉपिकल थेरेपी आप माइल्ड केस में देते हैं, म्यू म्यूपिरोसिन 2% ऑइंटमेंट आप यूज करते हैं, ठीक है। अगर आराम ना आए या सीवियर केस हो तो फिर आप फ्लूक्लोक्सासिलीन या सीफालेक्सीन, तो आपने एम देना है, म्यूपिरोसिन देनी है ऑइंटमेंट में टॉपिकल। अगर उससे ठीक हो गया ठीक है, ना हुआ तो फिर एफ देना है, एफ सी, फ्लूक्लोक्सासिलीन और सीफालेक्सीन। ओके, याद तो रहेगा। एम म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट टॉपिकल, अगर आम नहीं आता फिर एफ, बहुत गलत, फ्लूक्लोक्सासिलीन या सिफालेक्सीन। और जनरल मेजर्स में आपने कहना है कि हाइजीन का ख्याल रखे और स्क्रैच नहीं करना क्योंकि स्किन डेलिकेट है, और कीप लियन क्लीन, तो बस से उसे साफ रखे। तो बहुत ही हनी कलर क्रस्टिलियन एरिथमेटिक स्किन के ऊपर, रेड स्किन के ऊपर, मोस्ट कॉमन का स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लिनिकल डायग्नोसिस है। एम से मुपेरोसिन 2% ऑइंटमेंट में देंगे, अगर नहीं आराम आता फिर आप ओरल देंगे, क्या, एफ सी, एफ सी फ्लूक्लोक्सासिलीन, और सी से सिफालेक्सिन। तो ये आपका लियन है, हनी कलर क्रस्टिलियन ऑन रेडिश स्किन, अरिथमेटिक स्किन। उसके बाद है आपका ये देखें, ये आपके प्लैग बने हुए हैं, अरिथमेटिस प्लैग विद ड्राई क्रैक्ड स्किन। डॉक्टर शीजा गुल, समझ आ गया? मैंने रिपीट कर दिया। उसके बाद है आपका ये ये प्लैग बने हुए हैं अरिथमेटिस। इसे आपने सोरियासिस के साथ वो नहीं करना। सोरियासिस में जो प्लैग बने हुए थे वो क्रोनिक थे एक तो, देखें ये सोरियासिस है, ये क्रोनिक प्लैग बना होगा, लेकिन एक्जिमा का जो प्लैग होगा वो रेडिश होगा, वो सिल्वर कलर नहीं होगा। तो यहाँ सिल्वर कलर आपको सोरियासिस में प्लैग मिल रहा है।
लेकिन उसकी बेस रेड ही है, लेकिन ये वैसे ही रेड होगा, एक्जिमा वाला ब्लैक ये वैसे ही रेड है। और ये क्रॉनिक नहीं होगा, ये अक्यूट होगा, अक्यूट हिस्ट्री है और रेडिश ब्लैक बना हुआ है। तो फिर आपने एक्जिमा की तरफ जाना है। क्रॉनिक हिस्ट्री है, 6 महीने से है, और रेडिश बेस है, लेकिन उसके ऊपर स्केली प्लैक बने हुए हैं, तो फिर सोरियासिस है। तो सोरियासिस क्रॉनिक केस होता है, तो वो कहता है इतने महीनों से वो प्लैक है। और इसमें वो रेडिश प्लैक होता है, लेकिन वो कहता है कि अक्यूट हुआ है। तो अक्यूट हो तो एक्जिमा की तरफ जाना है, क्रॉनिक हो, और ये फ्लेक्सर सरफेस पे आमतौर पे होता है, फ्लेक्सर। ये इसकी ओप्लीटियल सरफेस है, और एल्बो जॉइंट पे हो सकता है। तो ये जो इसे कहते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस, एलर्जी की वजह से होता है। और इसमें आमतौर पे हिस्ट्री होती है एलर्जी की, और भी कोई हिस्ट्री होगी एलर्जी की। तो एलर्जी की हिस्ट्री हो, फ्लेक्सर एरिया पे अरिथमेटिक प्लैक बने हों, और वो अक्यूटली डेवलप हुए हों, तो आपने एटोपिक डर्माटाइटिस की तरफ जाना है, ठीक है। तो और इनमें इनमें इरिटेशन बहुत होती है। तो एटोपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा जो होता है, एक्जिमा, एटोपिक डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस का मतलब है स्किन की इन्फ्लेमेशन। इची अरिथमेटिस स्केली प्लैक होते हैं, इची अरिथमेटिस स्केली प्लैक होते हैं, और ये आम तौर पे फ्लेक्सर एरियाज पे होते हैं, फ्लेक्सर एरिया पे। अक्यूट जो होता है वो आमतौर पे रेड ओजिंग वेजिकल होते हैं, और ये आमतौर पे अक्यूटली होते हैं, ठीक है। और इनमें ट्रिगर जो होता है वो सोप डिटर्जेंट को यूज कर रहे होते हैं, कोई एलर्जी की हिस्ट्री भी उनको होती है। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनमें फ्लैग्रेन जीन की म्यूटेशन होते हैं, ये यूएसएमएडी का क्वेश्चन है, फ्लैग्रेन जीन म्यूटेशन। और फैमिली हिस्ट्री भी होती है उनको भी, एटोपिक डर्माटाइटिस का। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, और इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है, इसको हम रीड कर लेते हैं। वो कहता है a 30-year-old female present with the itchy red scaly plaque on her hand for ये 6 month तो नहीं आएगा, ये acute आएगा, for a week or 2 week। तो सिम्टम वर्सन आफ्टर एक्सपोजर टू सोप, उसके सिम्टम वर्स करते हैं जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोरिएसिस जो है ना वो इस तरह नहीं होगा, उसके सिम्टम सोप और क्योंकि इसको एलर्जी है, तो सोप से एलर्जी है और डिटर्जेंट से एलर्जी है। तो सोप और इसको डिटर्जेंट से उसके सिम्टम वर्स होते हैं। एग्जामिनेशन रिवील एरिथमेटिस एस्कोरिएटेड प्लैक जो है वो आपको नजर, और फ्लेक्सर सरफेस पे होते हैं, फ्लेक्सर सरफेस पे हों, अक्यूट हों, हिस्ट्री हो एलर्जी की, और इची हो, बहुत इची हो, और जो इचीनेस है वो एक्सेजरेट करे सोप से और डिटर्जेंट से। तो फिर आपने जाना है इसकी तरफ, एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा की तरफ, ठीक है। तो जी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, अगर आप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आप सस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप स्किन पैच टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑनलाइन के हैं भाई, उसको एलर्जी की वजह से हो रहा है, उसको इरिटेंट से महफूज करें, उसको सोप से दूर करें, यूज इमोलिएंट, उसको क्रीम वगैरह यूज करें, और टॉपिकल थेरेपी विदड्रॉ, जिससे एलर्जी है उस बंदे से दूर हो जाओ, जिस चीज से एलर्जी है उससे दूर हो जाओ बस। टॉपिकल थेरेपी, टॉपिकल थेरेपी में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करें, सी, फिर कैल्सिनुरिन इनहिबिटर यूज करें, फिर सी, जो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोल यूज कर सकते हैं, और जो आपका कैल्सिनुरिन इनहिबिटर उसमें टेक्टिरोलीमस यूज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक थेरेपी, क्योंकि उसको ईचिंग होती है तो एंटी हिस्टामिन लोरेटिडिन यूज कर लो, जो भी एंटी हिस्टामिन आप यूज कर सकते हैं, और इम्यूनोसप्रेसिवेंट में साइक्लोस्पोरिन आप यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन। तो बस इसमें याद रखने वाली चीजें क्या हैं फिर, तो वो हम बताएंगे आपको। आपने सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज करें, सी से कैल्सिनुरिन इनहिबिटर, टेक्रोलीमस यूज करें। तो एच टी मोबाइल भी होते हैं, टी एच मोबाइल भी, एच टी मोबाइल या एच टी, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड टेक्रोलीमस। और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सिस्टमेटिक में साइक्लोस्पोरिन, और एंटी हिस्टामीन, कोई भी एंटी हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन।
तो आपने हाइड्रोकार्टिसोन, टी से हाइड्रोकार्टिसोन और टी से टेक्रोलीमस, कैल्सिनोजन इनहिबिटर, और फिर भी आराम नहीं आया तो ओरल पे आ जाएं सीवियर केस में कैल्सिन साइक्लोस्पोरिन जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, और फिर आप इचिंग के लिए एंटी हिस्टामिन आप यूज कर सकते हैं। तो एच टी सी हाइड्रोकॉर्टिसोन, टी से टेक्रोलीमस ये टॉपिकल है, ठीक है। टी से साइक्लोस्पोरिन ये उसकी ओरल है, ठीक है। और एंटी हिस्टामिन कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लोराटिनिन जो भी आप यूज करना चाहें। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसमें। अगर वो पूछे कि ये कौन सा रिएक्शन है तो टाइप 1 है। कॉन्ट्रैक्ट डर्माटाइटिस टाइप 4 होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरियासिस और एक्जिमा का फर्क है, आप दोनों को एक जैसा ना मिक्स ना कर देना। तो एक्जिमा जो होता है वो एक्यूट होता है और फ्रैक्चर सरफेस पे होता है, ईचिंग होती है और एलर्जी की हिस्ट्री होती है, और सोप से वो इन्हांस हो जाते हैं। सोरियासिस जो होता है वो, और जो प्लेक होता है वो रेड तो होता है लेकिन उस पर सिल्वर प्लेक होता है, ये क्रोनिक केस होता है, क्रोनिक होता है, और ये एक्सटेंसिव सरफेस एरिया पे होता है। तो क्रोनिक हो, सिल्वर प्लेग बने हो, एक्सटेंसिव सरफेस पे हो रहा हो, विंटर में एक्सैजरेट कर रहा हो, और किसी ऑटोइम्यून डिजीज से इसकी होती है वाबस्ती, एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज, तो ये फिर सोरियासिस है। और अगर वो रेडिश प्लेग हो और अक्यूट हो, फ्लैक्चर सरफेस पे हो, एलर्जी की हिस्ट्री हो, और सोप वगैरह यूज करने से वो इन्हांस होते हो, एक्सैजरेट करते हो, इचीनेस, और तो वो आपका एक्जिमा है, एटोपिक डर्माटाइटिस, और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से रिएक्शन होता है। उसके बाद, और इसमें जो ट्रीटमेंट है आपका किसमें, एटोपिक डर्माटाइटिस में, वो आपका अवॉइड इरिटेंट बंदों से, उस चीज से जिससे आपको इरिटेशन होती है उसको दूर कर दें, एमोलिएंट यूज करें, और HTC हाइड्रोकॉर्टिसोन, टेक्रोलीमस, और फिर साइक्लोस्पोरिन ओरल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एंटी हिस्टामिन, जहां भी एलर्जी होगी एंटी हिस्टामिन आपने लाजमी लाजमी लिख देना। और ये बताइए क्या है, जो हेयर फॉलिकल होता है ना, ये हेयर फॉलिकल है, ये स्किन है, ये स्किन बनी हुई है, और ये हेयर फॉलिकल है नीचे। अगर ये ऊपर ये हेयर है आपका, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए हेयर फॉलिकल का, डीप इन्फेक्शन, सॉरी, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो इसे कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। अगर फॉलिकुलाइटिस जो है वो मिल जाए और वो डीप डर्मिस तक फॉलिकुलाइटिस का इन्फेक्शन चला जाए, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हुआ नॉर्मल सुपरफिशियल तो उसे फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। अगर वो डीप चला जाए, फॉलिकुलाइटिस का डर्मिस तक चला जाए इन्फेक्शन, तो उसे कहते हैं फरंकल। पर अंकल, फोर अंकल, फरंकल, डीप तक चला जाए। अगर तो वो ऊपर तक रहता है तो फोलिकुलाइटिस है, हेयर फोलिकल का इन्फेक्शन। अगर वो हेयर फोलिकल इन्फेक्शन नीचे तक चला जाता है वो फरंकल है। और अगर फोर अंकल इस तरह के डीप इन्फेक्शन के और भी एक इधर से भी मिल जाए, फोर अंकल मिल जाए, तो फोर अंकल जब जमा हो जाए तो फिर ये कार्बंकल बन जाता है। तो फोर अंकल जब बैठ जाए कार में तो कार्बंकल बन जाता है। तो फोर अंकल जो है, फोर अंकल जो है वो बो से मिल जाए, तो बो से डीप हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन मिल जाए तो कार्बंकल बनता है। समझ आ गया इसका क्या, फॉलिकुलाइटिस का फर्क, एफ, फिर एफ, फिर सी। फॉलिकुलाइटिस सुपरफिशियल हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन, फरंकल डीप डर्मिस हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन। और फरंकल मिल जाए, दो तीन चार मिल जाए, ज्यादा मिल जाए तो कार्बंकल। एक कार में कितने फरंकल बैठ जाए, चार अंकल बैठ जाए तो कार्बंकल बन जाता है। समझ आ गई। और बता दो यार क्या बनते हो। हेयर फॉलिकल का सुपरफिशियल इन्फेक्शन है फॉलिकुलाइटिस। अगर हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन डीप चला जाए तो उसे कहते हैं फरंकल।
और अगर फोर अंकल, बहुत से फरंकल जो है इन्फेक्शन, ये भी हो फॉलिकल का इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी इन्फेक्शन हो, तो बहुत से फरंकल मिल जाए तो करबंकल बनता है। यानी कि चार अंकल कार में बैठ जाएंगे तो चार अंकल करबंकल बन जाता है। चलें जी। A 50-year-old male present with a painful swollen red lump, painful swollen red lump है on his thigh। ये आमतौर पे बनते हैं थाई एरिया में। तो पेनफुल स्वोलन रेड लंप बना हुआ है फॉर 5 days, फॉर 5 days। लियन हैज मल्टीपल पस फिल्ड ओपनिंग, मल्टीपल पस फिल्ड ओपनिंग भी है इसमें, ठीक है। और सराउंडेड बाय एरिथीमा, और ये एरिथीमा का मतलब रेडनेस हुई पड़ी है सराउंडिंग बाय। एंड इंड्यूरेशन, और ये उबार सा बना हुआ है, इंड्यूरेशन हुई पड़ी है। ही हैज डायबिटिक mellitus, और आमतौर पे इनकी हिस्ट्री होती है, ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें जो इन्फेक्शन क्लोज होने के बजाय स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। तो पेनफुल स्वोलन लंप बना होता है, और और ये मल्टीपल पस ओपनिंग भी बनी होती हैं। स्किन जो है वो एरिथमेटस हुई होती है। ये आप, ये स्किन आपको एरिथमेटस मिल रही है, ये एरिथमेटस स्किन है। और इंड्यूरेशन, उबार सा बना, इंड्यूरेशन का मतलब है उबार बन जाना, रेज बन जाना। और ये आमतौर पर ये पेशेंट जो होते हैं ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, यानी कि। तो कार्बंकल, a deep skin infection with multiple interconnected furuncles। ओहो, my charger is going to, my pen charging is going to end। और कुछ रह गया, बस एक रह गया। ओ, तीन बस रह गए। रह लें जी। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद ये है कार्बंकल। तो मैंने बताया था कि पहले आप हेयर फॉलिकल का जो इन्फेक्शन होता है, जो सुपरफिशियल होता है, उसे कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। अगर वो डीप डर्मिस तक चला जाए तो उसे कहते हैं फॉर अंकल। और अगर फॉर अंकल बो से डीप हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन जमा हो जाए तो उसे कहते हैं कार्बंकल। जो कार्बंकल होता है वो रेज्ड होता है, इंड्यूरेटेड होता है, मतलब उसमें ये आपको बस नजर आ रही होती हैं पेनफुल लंप, रेड लंप, और इसमें डीप स्किन स्किन इन्फेक्शन विद मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फॉरंकल्स। और मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है इसकी, कार्बंकल की, ठीक है। और जो पर्सन होते हैं आमतौर पे वो पोर हाइजीन होती है, डायबिटिक होते हैं, आमतौर पे डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक पेशेंट पे आमतौर पे कार्बंकल बन जाते हैं, तो उनको आपने कहना होता है ग्लूकोज को सही तरह कंट्रोल करे, अपनी मेडिसिन सही तरह ले। तो आपने, और यह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। वेबसाइट पे ईएनटी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो ईएनटी की अपलोड हो चुकी है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और स्टेफिलोकोकस ऑरियस की मोस्ट कॉमन काज है, वो पर्सन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो या डायबिटिक हो, वो उनका रिस्क होता है कि उनको ये स्टेफिलोकोकस का इन्फेक्शन हो और कार्बंकल बन जाए। जो कार्बंकल होता है वो कॉमन साइट कौन सी है? बैक, थाई और बटक, ये कॉमन साइट में। और इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की होती है? पेनफुल लीजन होता है, स्वोलन एरिथमेटिस नोड्यूल होता है, मल्टीपल पस ड्रेनिंग ओपनिंग, इसमें बहुत सी मल्टीपल पस ड्रेनिंग ओपनिंग्स हैं। और आमतौर पे इन पेशेंट को फीवर और मलेज भी होता है इन सीवियर केसेस में। जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसका, ठीक है। और अगर केस रिकरेंट बार 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 हो रहा है तो फिर आप पस कल्चर और सेंसिटिविटी देख पस कल्चर करवाते हैं। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट आउटलाइन क्या है? जब भी देखें जो वार्म कंप्रेशन करें, हाइजीन मेंटेन करें, सफाई का ख्याल रखें। वार्म कंप्रेशन जिसे टकोर नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि अपना रुमाल को हीट अप करके उस जख्म पे लगाते हैं, इसे कहते हैं वार्म कंप्रेशन। और हाइजीन मेंटेन और सफाई का ख्याल रखें। ओरल एंटीबायोटिक में आपने फ्लूक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन ये दे सकते हैं। और एफ सी क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। और अगर फ्लक्चुएंट हो उसमें, तो अगर वो फ्लक्चुएंट है, फ्लक्चुएंट का मतलब है आप हाथ लगाते हैं दूसरी तरफ से ऊपर और नीचे होता है, तो उसे फिर आपने इंसीन और ड्रेनेज करनी होती है। तो एंटीबायोटिक में आपने फ्लूक्लोक्सासिलिन या क्लिंडामाइसिन देनी होती है।
और फिर आप इंसीना ड्रेनेज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में बहुत आसान है, वार्म कंप्रेशन करें, हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। एंटीबायोटिक जो है मेडिकल थेरेपी में ओरल जो है वो फ्लू क्लोसोसिडीन या फिर क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। और अगर अंडरलाइंग जो कंडीशन है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है जो भी है, डायबिटिक कंट्रोल, उसे कहें कि भाई अपनी मेडिसिन प्रॉपरली ले, और इम्यून सपोर्ट उसे कोई विटामिन दें कि उसकी इम्यूनिटी बेटर हो। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये है आपका कार्बंकल, इंड्यूरेटेड बॉर्डर, पस ओपनिंग, रेडिश, डायबिटिक पर्सन होगा, स्टेफिलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट में क्या है, सफाई करें इसकी, हाइजीन, सफाई ख्याल रखें, और वार्म कंप्रेशन, वार्म कंप्रेशन। ट्रीटमेंट में सी से, क्या नाम है, एफ सी, एफ से फ्लूक्लोक्सलिन, सी से क्लिंडामाइसिन, ये आपने देनी होती है। तो मेरे ख्याल में आपको याद रखिएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डायबिटिक पेशेंट होगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन होगा, और वार्म कंप्रेशन आपने देनी है, और हाइजीन का ख्याल रखना है, फ्लूक्लोक्सलिन और क्लिंडामाइसिन आप एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। यही बातें मैंने लिखी हुई थी, यही बातें बता दी हैं। और डायबिटिक हो तो डायबिटीज को कंट्रोल करना है। अब ये बताएं ये क्या है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर बड़ा जबरदस्त सा बॉर्डर बना हुआ है, और उसका सेंटर क्लीन है। टीनिया है। टीने कहते हैं स्किन इन्फेक्शन को, फंगल स्किन इन्फेक्शन को टीने कहते हैं। टीनिया अगर कारपोरस बॉडी पे बना हो तो उसे क्या कहते हैं, कार्पो कारपोरस। अगर टीनिया का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन उसके एक वाइनल एरिया पे हो जाए, एक वाइनल एरिया पे हो जाए, तो यहां क्राइटोडस होता है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन जो वाइनल एरिया है उसे क्रोरस कहते हैं। क्राइटोडस से याद कर लें। तो क्रोरस अगर फंगल इन्फेक्शन उसके एक वाइनल एरिया का हो जाए, अगर कारपोरस उसकी बॉडी पे हो जाए, रिंग फॉर्म बन जाए, तो उसे कारपोरस कहते हैं। अगर उसके टीनिया ये स्कैल्प का इन्फेक्शन हो जाए, तो ये कैप पेंथ है तो कैपिटस, टीनिया कैपिटस। अगर उसको ये भी टीनिया बने हुए हैं, फंगल इन्फेक्शन हुए पड़े हैं, ये उसकी हेयर लॉस हो चुका है, और अगर उसको ये वग्गियां गल गई हैं, इसे कहते हैं वग्गी पंजाबी में, और ये हम इसे कहते हैं गल गई हैं। तो अगर उसके ये जो इंटर डिजिटल डिजिट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो ये पैदल चलने से, पैदल चल रहा है तो पीडिस, पीडिस। तो अगर इसका इन्फेक्शन हो उसके ये इंटरडिजिटल एरिया में, तो ये पैदल, पीडिस। अगर उसको इन्फेक्शन हो स्कैल्प का, स्कैल्प, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प, तो ये कैप स्कैल्प पे पहनता है तो कैपिटस। अगर उसकी बॉडी पे हो जाए तो कारपोरस। अगर उसके इग्वाइनल एरिया पे हो जाए टीनिया इन्फेक्शन, उसे क्रूरस कहते हैं, टीनिया क्रूरस। याद रहेगा ना? याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताएं यार, जल्दी, मुझे जल्दी जल्दी बताएं। तो मैंने ये बताया कि इंटरडिजिटल एरिया में हो तो पैदल, पांव से पैदल, टीनिया पेडिस। अगर उसके स्कैल्प पे हो तो यहाँ वो कैप पहनता है तो टीनिया कैपिटस। और अगर उसकी कॉर्पोरस बॉडी पे हो तो टीनिया कार्पोरस। और अगर उसके इग्वाइनल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसे टीनिया क्रूरिस ये कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब याद रहेगा। उसके बाद है, हाँ, अब ये जो वो आया हुआ है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो ये आया हुआ है, ये इसे टीनिया कार्पोरस कहते हैं। और इसमें इसके हम पढ़ते हैं
20-year-old male present with the itchy red scaly, इसमें itchiness बहुत होती है, red scaly circular plaque on his forearm for 2 weeks. The lesion is raised border with a central clearing, raised border and central clearing, raised border and central clearing. ये उसके itchy region बना हुआ है, रेज उसके और बॉर्डर उसके रेज किए हुए हैं और सेंटर उसका क्लियर है। तो ये आपका टीनिया कार्पोरस है। इसे टीनिया रिंगवॉर्म भी कहते हैं। ये जो अभी स्पेसिफिक जो उसने वो बताई है, उसकी प्रेजेंटेशन बताई है, इंडोडेटेड बॉर्डर एंड सेंटर क्लियरिंग। तो टीनिया रिंगवॉर्म सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ऑफ एनुलर स्केली प्लैक एंड सेंट्रल क्लियरिंग। तो एनुलर स्केली प्लैक, रेज रेड बॉर्डर, ईचिंग, सेंट्रल क्लीनिंग होती है। और कॉमन साइट कौन सी होती है? स्कैल्प। अगर स्कैल्प पे हो टीनिया का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन उसे कहते हैं टीनिया कैपिटस। और अगर बॉडी पे हो तो टीनिया कार्पोरिस। अगर इंटरडिजिटल एरिया में हो, इंटर बिटवीन डिजिट्स, तो फिर उसे कहते हैं टीनिया पीडिस। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो है जो फंगजाई हैं वो डर्मेटोफाइट काज करते हैं ये टीनिया इन्फेक्शन। डर्मेटोफाइट कौन से? ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। ट्राइकोफाइटन टी एम ई, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। और जो रिस्क फैक्टर होता है टीनिया इन्फेक्शन होने का वो वार्म, ह्यूमिड कंडीशन और स्वेटिंग। तो गर्मियों में आपको पता है ये गर्मियों में जब आप शूज पहनते हैं तो आप पसीना आता रहता है। तो जो तो एक तो वार्म होता है, दूसरा पसीना आने से वो कंडीशन ह्यूमिड होती रहती है और स्वेटिंग होती रहती है, जिसकी वजह से जो गर्मियों में जो टीनिया पीडिस है उसका भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। टीनिया क्रूडिस होने का भी चांस बढ़ जाता है क्योंकि इग्वाइनल एरिया जो होता है वो स्वेटी रहता है, ह्यूमिड रहता है, तो ये चांस इनका बढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है? क्लिनिकल डायग्नोसिस है जी। क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसका, हिस्ट्री से उसको देखने से पता चल जाएगा। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन आप ये करते हैं कि इससे इस स्क्रैपिंग करते हैं। स्क्रैपिंग यानी कि उधर से उतारते हैं थोड़ा सा ऊपर से स्किन, मतलब ये यहाँ से मैंने स्क्रैपिंग कर ली इधर से, और इसको मैंने एक पैकेट डिश पे रखा। स्क्रैपिंग का मतलब है उधर से थोड़ा थोड़ा टिश्यू को उतारना, और यहाँ मैंने रखा। और फिर मैंने इधर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर उसके डाला, और फिर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखूंगा। जब मैं तो मुझे फिर हाइफी नजर आते हैं। ओह ये क्या हो गया? हाइफी। तो मैं स्क्रैपिंग करूंगा, पैटी डिश पे रखूंगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा तो मुझे हाइफी नजर आएंगे। तो ये इस तरह हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन, फंगल हाइफी डिटेक्शन। तो आप फंगल हाइफी को डिटेक्ट कर लेते हैं। और अगर फिर भी आपको अनसर्टन रहे तो फिर फंगल कल्चर है। ट्रीटमेंट क्या है? माइल्ड केस हो तो सी से क्लोट्रिमाजोल और टर्बीनाफिन। टर्बीनाफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिकल आपने यूज करनी है। CT, अगर CT से सीख ना हो तो आप ओरल पे आ जाते हैं। इसको इस तरह कर लें, CT। अगर CT से ठीक नहीं हुआ तो फिर आप ओरल पे आते हैं, ये टॉपिकल था। ओरल में आपने टर्बीनाफिन फिर दे सकते हैं, TI दे दें बस। तो TI दे दें बस, यही कुछ आपने याद करना है। टॉपिकल आपने देने हैं C से क्लोट्रिमाजोल या टर्बीनाफिन, टॉपिकल। अगर उसे आराम नहीं आता तो फिर आपने T और TI, उसे टर्बीनाफिन और इट्राकोनाजोल आप दे सकते हैं। जनरल मेजर में आपने कहना है कि भाई अपनी स्किन को ड्राई रखे और अपनी चीज़ें, होता ये है हॉस्टल में कि साबन जो होता है पाकिस्तान में वो एक साबन है, एक सोप है, और सारा जो हॉस्टल 3 बंदे उसमें रूम में रहते हैं, 3 पर्सन उसी को यूज कर रहे हैं। तो अगर एक को टीनिया क्लोरस हो गया ना, तो ये जो सोप है ना, इसलिए इसको भी टीनिया क्लोरस करवा देना, इसको भी टीनिया क्लोरस होगा और इसको भी टीनिया क्लोरस होगा। तो आपने कहना है कि शेयरिंग पर्सनल आइटम
आपने शेयर नहीं करनी। तो बस एक की जो वो बरकत है ना वो सबको लग जाएगी। तो इसलिए कोड टर्बिनाफिन और क्लोट्रिमाजोल और फिर टर्बिनाफिन और इट्राकोनाजोल ओरल कर देनी है आपने। और बाकी उसको मैयर्स का कहना है कि वो ध्यान रखे। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन इसमें टेस्ट करते हैं और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटिस की वो वजह होती हैं। और ये स्वेटिंग और ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसका वो है, रिस्क फैक्टर है। और ये रिंग वर्म या टीनिया कॉर्पस बॉडी पे अगर हो जाए, टीनिया उसे कहते हैं, टीनिया क्रोरस एक्वाइनल एरिया पे हो जाए, टीनिया कैपिटस स्कैल्प पे हो जाए, और इंटरडिजिटल एरिया में टीनिया पीडस हम कहते हैं। तो ये आपका था। और ये इतना खूबसूरत जो देखें आजकल जिस तरह ट्रंप आपकी तरफ देख रहा है ना उस तरह है। इसके हेयर जो है वो वाइट हैं, इसकी स्किन वाइट है, इसकी आईब्रो वाइट है, इसके हेयर सब कुछ वाइट है। अगर कोई घोड़ा पर्सन भी हो तो उसकी हेयर तो कम से कम वो होते हैं ना, वो वाइट वो ब्लैक होते हैं। तो ये एल्बिनिज्म का केस है। तो एल्बिनिज्म में होता क्या है, ये एक टायरोसिन को आपने कन्वर्ट करना होता है मेलानिन में, और ये मेलानिन आपकी स्किन को डार्क करता है, डार्क। ठीक है। तो टायरोसिन को आपने कन्वर्ट करना था किसमें, मेलानिन में आपको स्किन को डार्क करना था, लेकिन टायरोसिन काइनेज की डेफिशिएंसी है। तो टायरोसिन काइनेज की डेफिशिएंसी होने से आप टायरोसिन को इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते कि इसमें मेलानिन में, और मेलानिन में होगा तो आपकी स्किन डार्क नहीं होगी, तो बल्कि वाइट ही रहेगी। तो इसे कहते हैं एल्बिनिज्म। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रिड्यूस मेलानिन प्रोडक्शन, मेलानिन आपकी स्किन को ब्लैक करता है। मोस्ट कम जेनेटिक म्यूटेशन जो है टायरोसिन जीन की म्यूटेशन होती है, जिससे टायरोसिन काइनेज एंजाइम नहीं बनता और टायरोसिन जो है मेलानिन में कन्वर्ट नहीं होती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और इसमें स्किन जो होती है वो पेल हो जाती है, इसलिए सूरज सेंसिटिव हो जाती है टू सनशाइन। हेयर भी वाइट होते हैं, आई जो होती है वो भी लाइट कलर होता है, और इनमें रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी होती है। ठीक है, विजन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। फोटोफोबिया होता है, वो रोशनी को देख नहीं पाते। और इंक्रीज रिस्क होता है स्किन कैंसर का। जब मेलानिन नहीं होगा तो स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, जब वो उसमें जाएंगे उसमें जाएंगे धूप में जाएंगे। तो इसलिए आपने उन्हें कहना होता है कि सन स्क्रीन यूज करें, सन प्रोटेक्शन यूज करें, सन ग्लासेस यूज करें, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज करें। और उनकी विजन खराब होती है तो आपने उनके विजन को ठीक कर देना है, करेक्टिव लेंस और लो विजन एड्स जो भी आप ग्लासेस उसे लगा दें। तो इन लोगों में स्किन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, तो इसलिए आपने उनको कहना है कि रेगुलर स्किन चेक करवाते रहें, क्योंकि आप में स्किन कैंसर होने का चांस बड़ा होता है। तो इन लोगों में जो कि एल्बिनिज्म होता है, इन लोगों में टायरोसिन काइनेज की डेफिशिएंसी होती है, जिससे मेलानिन नहीं बनता, और मेलानिन ना बनने से उनकी जो स्किन है वो फेयर रहती है। तो स्किन जो होती है वो पेल होती है, और इसलिए उनमें सूरज की छुआएं जब पड़ती हैं तो वो स्किन कैंसर काज कर सकती हैं। तो इसलिए आपने उन लोगों को कहना होता है सन प्रोटेक्शन, सन स्क्रीन यूज करें। और उनकी विजन कम होती है तो उनके ग्लासेस लगवा दें, करेक्टिव लेंस उनको यूज करने की हिदायत दें, और उन्हें कहें कि भाई आपने रेगुलर स्किन चेक करवाते रहना है, क्योंकि आप में स्किन कैंसर का चांस ज्यादा है। और ये जो टेस्ट होता है इसमें इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, देखने से पता चल जाता है। और जेनेटिक टेस्टिंग से आप कंफर्म कर लेते हो, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं टू कंफर्म डायग्नोसिस। और ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जाम करते हैं कि उसको विजुअल एक्टिविटी कम तो नहीं है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जाम विजुअल एक्टिविटी कम तो नहीं है, जेनेटिक टेस्टिंग अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। तो यही ये टायरोसिन एल्बिनिज्म है। एल्बिनिज्म का जो केस होता है, a 20-year-old male present with the pale skin, white hair and light colored eyes since birth. He reports sensitivity to sunlight and poor vision. उसकी स्किन वाइट है और पुअर विजन है उसकी। हिज पेरेंट अनअफेक्टेड बट फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिमिलर फीचर, उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी इस तरह का केस था।
तो ये एल्बिनिज्म की तरफ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है एल्बिनिज्म में, बस यही याद करना है कि टायरोसिन काइनेज की डेफिशिएंसी होती है, मेलानिन नहीं बनता, स्किन जो होती है वाइट रहती है, उसके हेयर वाइट हो जाते हैं, उसमें विजुअल प्रॉब्लम आ सकते हैं, और ये जेनेटिक म्यूटेशन होती है टायरोसिन काइनेज एंजाइम की, टायरोसिन जीन म्यूटेशन होती है, और उसकी स्किन जो होती है वो वाइट होती है, और उसकी विजुअल एक्टिविटी कम होती है। उसकी विजुअल एक्टिविटी को चेक करने के लिए आप ऑप्थेल्मोलॉजी का एग्जाम करते हैं, और उसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आप कंफर्मेटरी टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग है, और उसमें आपने इनको स्किन कैंसर होने का चांस बढ़ता है, तो इसलिए आपने कहना कि सनस्क्रीन यूज करें, और उनकी विजुअल एक्टिविटी को आपने करेक्टिव लेंस के इस्तेमाल से ठीक करना होता है, और उनको कहना होता है कि रेगुलर स्किन चेक करवाते रहें ताकि उनको स्किन कैंसर ना हो। चलें जी, इसकी समझ आ गई स्टूडेंट? समझ आ गई भाई? बोलें। बिल्कुल वाजिब, अगर आपको समझ आ गई तो फिर कमाल हो गया। मेरे ख्याल में ये जो डर्माटोलॉजी है आसान भी है और मुश्किल भी है, लेकिन डर्माटोलॉजी को आसान तरीके से बताया नहीं जाता, इसलिए ये मुश्किल लगती है आमतौर पे लोगों को, लेकिन ये बहुत आसान है जब भी इसकी समझ आ जाए तो।